हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा हुआ, और अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर जो हैं वो अपने कॉन्क्वेस्ट में इंडिया की बाउंड्री के प्रेजेंटली जो बाउंड्री है उसके बाहर वाले एरियाज़ में जाने लगेंगे। तो एक बार मराठाओं को इन्होंने ख़त्म किया, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी सिक्योर करना चाहिए। और ऑल्सो इस पीरियड में इन लोगों ने प्लान किया कि हिमालयन रीजन को भी सिक्योर करते हैं, और इन्होंने ये भी सोचा कि अगर इन्होंने बंगाल जीता है तो अब इनकी ड्यूटी बनती है कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी जीतें। तो प्लानिंग के अंडर इन्होंने नेपाल जीता 1816 में, और 1816 में इन्होंने जीता नेपाल। ओके, 1820s से 40s के पीरियड में ये लोग बर्मा और आसाम को जीतेंगे। ओके, और बर्मा के केस में 2-3 लड़ाइयाँ होंगी, उसके बाद बर्मा इनके अंडर आएगा, और लगभग 1840s तक ये लोग सिंध, पंजाब और अफ़गानिस्तान को भी अपने लपेटे में ले लेंगे। सिंध, पंजाब और अफ़गानिस्तान, और इन तीनों को हम नॉर्मली एक साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे के आसपास के पीरियड में ही इनकी एनेक्सेशन हुई है। तो कुछ जो स्टेट्स थे जहाँ पर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ है, इनमें से कुछ कभी भी मुग़ल एम्पायर का हिस्सा नहीं रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेपाल कभी भी मुग़लों का हिस्सा नहीं रहा है, ना ही बर्मा और ना ही आसाम भी मुग़लों का पार्ट रहा है। आसाम के केस में एक बार औरंगज़ेब ने कोशिश की थी, पर एक आसामीज़ जनरल थे जिनका नाम था लचित बोरफुखान। तो लचित बोरफुखान इन्होंने मुग़लों को हराया था, और उसके बाद मुग़लों की हिम्मत नहीं हुई कि आसाम की तरफ जाएं। तो अब हम देखेंगे, हम इन स्टेट्स की बात करेंगे जो ट्रेडिशनली मुग़ल फोल्ड में नहीं थे। सिंध एक समय पर मुग़लों के अंडर था, पर वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ही कंसोलिडेशन हुई थी अकबर के टाइम पर। और पंजाब भी मुग़लों ने जीता तो था, पर वो उसको उतना ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर नहीं पाए। अफ़गानिस्तान के केस में भी मुग़ल्स इसको कम्प्लीटली जीत नहीं पाए थे। तो हमने देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट काफ़ी हद तक प्लान्ड था। पहले इन्होंने बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता, फिर मराठाओं को हराया, और उसके बाद कई छोटे छोटे स्टेट्स को हराया। तो अब हम देखेंगे कि नेपाल के केस में क्या हुआ। तो नेपाल की जो कंसोलिडेशन है वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही हुई है। तो कहानी इसके पीछे की ये है कि ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को लगभग सब्जुगेट कर ही लिया था, लगभग 1815 तक के पीरियड आने तक। बस अभी तीसरी जो एंग्लो मराठा वॉर है वो होनी बाकी थी। और इस समय पर बंगाल में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? ये था लॉर्ड हेस्टिंग। और ये बात याद रखिएगा कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था ये वॉरेन हेस्टिंग से अलग है। वॉरेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सोचा कि ब्रिटिश एम्पायर को अब हिली एक्सपेंशन वाले एरियाज़ में भी ले जाते हैं। हिली किंगडम्स में इस समय गोरखा किंगडम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट था, और ये नेपाल वाले एरिया में एस्टेब्लिश था। और ये गोरखा जो थे ये नीचे साउथ में तराई वाले रीजन में आने की कोशिश कर रहे थे। तो तराई जो है वो एक फ्लैट रीजन है, और तराई में ऐसा तो है नहीं कि कोई रिसोर्सेज की कमी है। तो ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइजेशन थी कि हिली एरियाज़ को अपने अंडर लेके इन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी मिल सकती है और प्रॉपर एक्सपेंशन मिल सकता है, और ये चीज़ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में भी मदद करेगी। तो लॉर्ड हेस्टिंग को इम्पोर्टेंस पता थी तराई रीजन की, और माउंटेन रीजन की भी इम्पोर्टेंस इसको पता थी। तो लेट मी राइट इट फॉर यू, तराई रीजन। ओके, तराई रीजन, तो इसकी इम्पोर्टेंस पता थी लॉर्ड हेस्टिंग को। तो
हेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो ये तराई रीजन थे, हिली रीजन, ये इम्पॉर्टेंट थे ब्रिटिश डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस वजह से इनका कन्फ्लिक्ट शुरू होगा गोरखाओं के साथ। इनिशियली ब्रिटिश कमज़ोर थे, उस वजह से गोरखाओं के साथ इनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। पर लगभग 1800 के समय आने तक ब्रिटिश जो है अब पॉलिटिकली पावरफुल होना शुरू हो चुके थे। हमने देखा कि वेलेस्ली कैसे सब्सिडरी अलायंस साइन किया करता था लगभग हर जगह पर, और सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश जो है कई बार काफ़ी सर्कमस्टांशियल चेंजेस भी करते थे। इसका मतलब ये है कि कई बार कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी और कुछ स्टेट्स को काफ़ी लिबर्टीज़ भी दी जाती थी। तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिश और नेपालीज़ का कन्फ्लिक्ट होना काफ़ी लाजमी हो गया था। ब्रिटिशर्स ने 1774 में 1774 में रोहिलखंड वॉर भी की थी और जीती थी। ब्रिटिशर्स ने अब अवध वाले एरिया में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लिया था। तो अगर आप फिर अब अवध से ऊपर जाओगे तो उसके बाद तराई ही आता है। तो कंपनी ये कह रही है कि नेपालीज़ को कि ये सब हमारे प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स हैं, अवध वगैरह, तो आप लोग नीचे नहीं आ सकते हो। तो ऑब्वियसली क्लैश तो होगा ही अब नेपालीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच। तो वेलेस्ली ने इनको कहा कि आप लोग हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो। इसने उनको कहा कि आपके ऊपर तिब्बत है और तिब्बत फ्यूचर में आपके ऊपर अटैक कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन आने पर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ में आपकी हमारे साथ भी बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर लाइन काफ़ी बड़ी है। तो वेलेस्ली ने उनको कहा कि देखो, अगर हमारे बीच सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाती है तो हमारे बीच के ये बॉर्डर इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो आप हमारी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। नेपाल ने इनिशियली सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली। कंडीशन ये रखी गई थी नेपाल द्वारा कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, किंगडम ऑफ नेपाल के इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफेयर नहीं करोगे। नेपाल ने फिर सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली। 1801 में ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली। तो ब्रिटिश रेजिडेंट जिसको नेपाल में बिठाया गया, उसका बिहेवियर वहाँ पर भी वैसा ही था जैसा कि इनका बाकी स्टेट्स में होता है, यानी कि ये लोग इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। तो सब्सिडरी अलायंस के कुछ सालों बाद फिर रेजिडेंट को नेपालियों ने भगा दिया, और इस वजह से नेपाल और ब्रिटिशर्स के रिश्तों के बीच में स्ट्रेन आ गया। और ऑलरेडी हमने देखा कि बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट तो था ही, दोनों के बीच एक्सपेंशन को लेकर इशू था, और तिब्बत और चाइना को लेकर भी इशू थे ही दोनों के बीच। तो बाय 1813 नेपाल किंगडम को रियलाइजेशन हो जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि 1813 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल गेम खेलनी शुरू कर दी थी। कंपनी को अब ऊपर से ही ऑर्डर्स थे कि अब डायरेक्ट एनेक्सेशन करो, और नेपाल को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि फ्यूचर में ये लोग हमारी तरफ भी आ सकते हैं, ये अंग्रेज़, तो इसलिए हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। 1814 के समय तक कुछ छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स हुए बॉर्डर एरियाज़ में इनके बीच, और 1814 में जो गोरखा लोग जो हैं वो खुश नहीं थे कंपनी से, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर लिया। इस पीरियड में बंगाल में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो उसको पता चला कि हमारी आर्मी की पिटाई हुई है, हमारे 2-3 पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया है नेपालियों द्वारा। तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम लोग वापिस इनकी पिटाई करो। तो 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी 1814 में। इनिशियल पीरियड्स में तो नेपाली लोगों ने काफ़ी रेजिस्टेंस दी, पर लॉर्ड हेस्टिंग काफ़ी क्लियर था कि हमें पहाड़ियों में नहीं जाना है, पर तराई रीजन हमारा रहेगा। जो हिली पार्ट है काठमांडू का वो आप लोगों का ही रहेगा, और पर जो पार्ट ट्रेडिशनली इंडिया का रहा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो था आज का उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ एरिया जो नेपालियों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा गया लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। तो ये भी कहा गया कि आपको तराई रीजन भी छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि आज का जो गढ़वाल है, कुमाऊं है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, आज का तराई रीजन हो गया, और साथ में हिमाचल के अंदर का आज का शिमला का रीजन हो गया। तो ये सब रीजन छोड़ने को कहा गया था नेपालियों को।
तो लड़ाई लगभग 2 सालों तक चलती है, 1814 से लेकर 16 तक। और उसके बाद इन्होंने नेपाल के किंगडम को कहा कि हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद इनके बीच हुई ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली, ओके। तो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई। सगौली एक जगह है इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास, जो कि आज के बिहार के अंदर पड़ती है। ये जगह इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार के अंदर। तो इवेंचुअली बॉर्डर ड्रॉ की जाएगी ब्रिटिशर्स और नेपालीज के बीच। और इसके बाद जो है जो मोस्ट ऑफ द तराई रीजन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। नेपाल के राजा को कहा गया था कि आज के बाद आप अपने राज्य में किसी भी फॉरेनर को एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रख सकते हो। बाकी कोई और मदद चाहिए होगी तो आपको वो हम लोग कर देंगे, पर साथ में हम लोग आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस बात का रिज़ल्ट था ये सुगौली की ट्रीटी का कि 1816 के बाद नेपाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टोरेट बन गया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टोरेट रहेगा 1850s के टाइम में भी। और जब 1857 का रिवॉल्ट होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तब नेपाल के लोगों को पूछा गया कि क्या आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग न्यूट्रल हैं, हमें इस चीज़ से लेना देना नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि गोरखा कम्युनिटी एक कम्युनिटी ऑफ वॉरियर है और ये लोग अच्छे फाइटर भी हैं, हम लोगों को इन्हें अपनी आर्मी में भर्ती करना चाहिए। तो इस तरह से गोरखा जो हैं वो इंडियन आर्मी में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों के लिए एक सेपरेट रेजिमेंट भी बनाया गया। तो रिक्रूटमेंट जो है इनकी वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में होती थी उस समय। जब इंडिया का डिवीज़न हुआ 1947 में, फिर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ नेपाल, इंग्लैंड और इंडिया के बीच। और ये कहा गया इस एग्रीमेंट में कि इंडिया और इंग्लैंड जो हैं वो उनको अलाउ होगा कि वो गोरखास को रिक्रूट कर सकें उनकी आर्मी में। आज की डेट में ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों में ही गोरखाओं की रेजिमेंट है। गोरखा जो हैं वो रिक्रूट किए गए बोथ एज ऑफिसर्स भी और एज नॉर्मल जवान भी। पर रिसेंटली जो अभी अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने कहा कि हम लोग अपने जो यूथ है उसको इस स्कीम के लिए नहीं भेजेंगे। तो आपको इस तरह का कुछ आइडिया होना चाहिए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने नेपाल को जीता था पार्शियली। और 1947 में बातें भी हुई थी नेपाल के मर्जर की भारत के अंदर, पर हम लोगों ने कंटिन्यू की ब्रिटिश पॉलिसी और नेपाल को कहा कि आप लोग एज अ प्रोटेक्टोरेट ही कंटिन्यू कीजिए हमारे अंडर। शायद आज के डेट में चीज़ें अलग होती अगर मर्जर हो गया होता, पर हमारी पॉलिसी शुरुआत से ही रही है मॉडर्न पीरियड के अंदर कि हम लोग एक्सपेंशनरी नहीं हैं। ब्रिटिशर्स ने हमें काफ़ी हाई आइडियल्स सिखाए थे, है ना। हालांकि खुद तो उन लोगों ने कॉलोनाइजेशन ही की थी, पर हम लोगों को वो लोग सिखाते थे कि एक्सपेंशनिज्म और रेगुलेशन जो है वो काफ़ी गलत बात है। तो हम लोग तो उनके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिशनल एरियाज़ को भी क्लेम ना करें, हम लोग तो उस एरिया को भी क्लेम ना करें जहाँ ट्रेडिशनली इंडियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जबकि वो लोग तो खुद कॉलोनाइजेशन करते थे। तो ऑल्सो जो ट्रीटी ऑफ सगौली थी उसकी वजह से बॉर्डर इशू भी चल रहा है प्रेजेंट डे में इंडिया और नेपाल के बीच। एक रिवर है काला पानी करके, ये लिपुलेक माउंटेन पास के नज़दीक पड़ती है उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं कि ये रिवर को एज अ बॉर्डर एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इंडिया जो है वो काली रिवर को आइडेंटिफाई करता है एज इट्स बॉर्डर विद नेपाल, पर नेपाल कंसिडर करता है उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ को कि ये लोग मतलब कि ये एरियाज़ जो है ये नेपाल को बिलोंग करते हैं। तो ये है तो एक ओल्ड इशू, पर रिसेंटली थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट में आ गया था और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब उतना ज़्यादा भी करंट अफेयर में अब रेलिवेंस तो नहीं है इसकी, क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया है, पर बेसिक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। मेनली जो है नेपाल में मल्ला डायनेस्टी थी पहले,
फिर बाद में गोरखा स्टेट एस्टेब्लिश होगा। वहाँ पर गोरखा लोग वो लोग थे जो लोग पहाड़ों में रहते थे। तो बोथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और नेपाल है वो एक्सपेंशनिस्ट थे, है ना, क्योंकि दोनों तराई रीजन को अपने अंडर लेना चाहते थे। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच हुआ, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। एक्चुअली गोरखा जो हैं वो आज के उत्तराखंड से लेकर के सिक्किम वाले एरियाज़ में मिलेंगे आपको। तो गोरखाज इंडिया और नेपाल दोनों में हैं, सिर्फ नेपाल में ही नहीं है। तो जब ब्रिटिशर्स ने इस समय पर हिल स्टेशंस भी बनाए थे काफ़ी, कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन में और हिमाचल के रीजन में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया। तो हिल स्टेशंस जो थे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, और हिल स्टेशंस में यहाँ पर मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाना काफ़ी स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस होता। और दूसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव था हिल स्टेशन का, वो था इनको एज अ समर कैपिटल यूज़ करना। तो समर कैपिटल की तरह यूज़ करना ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था, ये कोर ऑब्जेक्टिव नहीं था। कोर ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि जो हिल्स को कंट्रोल करना आपको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है, और अगर सपोज़ मान लो कि यहीं पे कोई रेबेलियन वगैरह भी होता है तो इस पोजीशन से रेबेलियन को कंट्रोल करना और उसके बाद कंसोलिडेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और नेपाल के बाद अब हम जाएंगे आसाम और बर्मा की कहानी की तरफ। तो आसाम और बर्मा जो है वो दोनों ही लगभग 1824-26 के टाइम में सबजुगेट करने की कोशिश की जाएगी इनको, आसाम एंड बर्मा को। तो अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ सुगौली की, उसके बाद इन्होंने मराठाओं के ऊपर जीत हासिल की 1818 में, और फिर 1823 में जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग चला जाएगा भारत से। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग चला जाएगा, ये तो चला जाएगा भारत से। और फिर जो है लॉर्ड हेस्टिंग के केस में काफ़ी आप देखोगे ये लंबा रहा था। ये 1813 से लेकर के 23 तक के पीरियड में रहा, यानी ये लगभग 10 साल गवर्नर रहा। ये काफ़ी रेयर था ब्रिटिशर्स के अंदर कि कोई बंदा इतना लंबे समय तक इस पोजीशन पर रहेगा। दोनों ही हेस्टिंग्स लंबे समय तक रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग भी 12 साल तक रहा है और लॉर्ड हेस्टिंग 10 साल तक रहा है। तो पर अगर आप बाकी गवर्नर जनरल्स को देखोगे तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल या मैक्सिमम 7 साल तक ही रहते थे। पर जो गवर्नर्स एक्सपेंशनरी थे, जो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा करवा के देते थे, इन लोगों को लंबा रखा गया। तो आप लोगों से इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा गवर्नर कितना उसका टेन्योर रहा, मतलब किस गवर्नर का शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है या किसका लॉन्गेस्ट रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। खैर हम देखेंगे ये स्पेसिफिकली टेन्योर्स वगैरह आगे आने वाले लेक्चर्स में। बाकी तो ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद आसाम और बर्मा दोनों इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। आसाम तो ट्रेडिशनली भी रह चुका है इंडिया का पार्ट, पर बर्मा नहीं रहा है ट्रेडिशनली। तो बर्मा को भी यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया। बर्मा प्रैक्टिकली एंशियंट और मेडिवियल पीरियड में भी भारत का पार्ट नहीं था, जबकि आसाम पार्ट था। एंशियंट इंडिया में एक राजा था आसाम में जिसका नाम था भास्कर वर्मन, ठीक है। और ये जो भास्कर वर्मन राजा था, भास्कर वर्मन, ये था फ्रेंड हर्षवर्धन का। ओके, खैर ये डिटेल अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, हम पढ़ेंगे इसको एंशियंट इंडिया में। तो ये फ्रेंड था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के ऊपर रूल करता था, और हर्षवर्धन ने एक्चुअली गुवाहाटी के रीजन को सबजुगेट किया था और वहाँ पर फिर रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे उसने भास्कर वर्मन के साथ, और फिर उसको कहा था कि अब से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। और कन्नौज में रूल करता था हर्षवर्धन, कन्नौज उस समय कैपिटल था इंडिया का। तो ऑल्सो हम देखेंगे कि आसाम में फिर शक्तिपीठ भी है, कामाख्या देवी का मंदिर है। और शक्तिपीठों की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं राइज ऑफ शक्त संप्रदाय। शक्त संप्रदाय का जो उदय है उसको रिप्रेजेंट करती हैं शक्तिपीठें।
शक्त संप्रदाय यानी कि वो जो शक्ति की वर्शिप करते हैं, माता के रूप में जो लोग शक्ति की वर्शिप करते हैं। और आज की डेट में आपको शक्तिपीठ जो हैं वो आसाम से लेकर के बलूचिस्तान तक मिल जाएंगे। ये सब जो पूरा एरिया था ये इंडिक कल्चर वाला एरिया था। आज के पीओके में आपको गॉडेस शारदा का मंदिर भी मिल जाएगा। बलूचिस्तान भी ट्रेडिशनली इंडिया का पार्ट था, ये एंशियंट इंडिक सिविलाइजेशन का पार्ट था। ऑल्सो आपको बलूचिस्तान में हिंगराज माता का मंदिर मिल जाएगा। तो आसाम भी ट्रेडिशनली भारत का पार्ट रह चुका है और यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। बर्मा में कोई डायरेक्ट शक्तिपीठ के एविडेंस नहीं मिलते हैं हमें। नो डाउट बर्मा में टेम्पल्स मिले हैं बर्मा में टेम्पल्स। ये टेम्पल्स बनाए गए थे आपके लगभग पल्लवाज और चोलास के टाइम पीरियड के अराउंड, यानी कि अराउंड 9th और 10th सेंचुरी के आसपास के पीरियड में। और यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म का अफेक्ट भी मिलेगा, या बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म का अफेक्ट देखने को मिलेगा। पर चलो हम ये मान लेते हैं कि लिटरेचर में उतने ज़्यादा डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं हमें बर्मा के, पर आसाम तो ट्रेडिशनली इंडिया का पार्ट ही था। अहोम डायनेस्टी रूल करती थी आसाम में। तो ब्रिटिश जो है ऑलरेडी बंगाल में बैठे हुए थे। ऑब्वियसली इनको ये फीलिंग तो आएगी ही अब बंगाल के नॉर्थ भी हमारे अंडर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली साथ में आसाम में रिसोर्सेज भी काफ़ी थे, तो ब्रिटिशर्स एक्सपेंड करना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इस बारे में, और तब को जब ये लोग सोच ही रहे थे तब को इन्हें पता चला कि जो बर्मा की मोनार्की है वो कह रही है कि मैं आसाम को ले लूँगा अपने अंडर। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिली आसाम को बचाने की और बर्मा पर अटैक करने की। तो एक ट्राई पार्टी स्ट्रगल होगा यहाँ पर, जिसमें हम देखेंगे कि जो अहोम डायनेस्टी थी, जो कि पॉलिटिकल किंगडम था आसाम का, है ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट मेडिवल एरा में हुई थी लगभग 14th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, लगभग 14th सेंचुरी के अराउंड हुई थी एस्टेब्लिशमेंट अहोम डायनेस्टी की। और ये अहोम डायनेस्टी जो है वो आसाम को इंडिपेंडेंट बनाएगी उस समय 14th सेंचुरी में, और एक एज अ किंगडम एस्टेब्लिश करेगी। तो एक्चुअली दो लोगों ने ही आसाम को कैप्चर करने की कोशिश की है। एक था बख्तियार खिलजी जो कि बंगाल से आसाम की तरफ गया था, फिर तिब्बत की तरफ, और वापसी में उधर पिटाई हुई थी उसकी आसाम में। और दूसरा था शाइस्ता खान जो कि औरंगज़ेब के समय पर गया था और उसकी भी पिटाई हुई थी। बाय 19th सेंचुरी अहोम जो हैं वो अब उतने पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे। ठीक है, इनका जो युद्ध था वो बर्मा के साथ चल रहा था, युद्ध यानी कि बैटल टाइप थी इनकी चल रही, और बर्मा भी मोनार्की था उस समय पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब देख रही थी बंगाल से। उन्होंने बर्मा को कहा कि अगर तुम आसाम के ऊपर अटैक करोगे तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। कंपनी भी चाहती थी कि उनको ईस्टर्न एरिया में एंट्री मिल जाए, जो बर्मा का जो ईस्टर्न एरिया है, आज का चटगांव वगैरह, और बाकी एक्सपेंशंस भी जो हैं बर्मा के ईस्टर्न पार्ट में, उधर कंपनी को एंट्री चाहिए थी। तो कंपनी ने ऑलरेडी अपना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में तो इन्होंने डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर ही ली थी, तो ये चाहते थे कि अगर थोड़ा और डीप चले जाएं बर्मा की साइड तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल ही होगा इनके लिए। तो ये लोग राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे इस रीजन को कॉन्क्वर करने के लिए, और फिर उन्हें पता चला आसाम और बर्मा की फ़ाइट के बारे में। और जो ये फ़ाइट थी ये इन दो के बीच थी, आसाम और बर्मा के बीच थी। बर्मा ने क्लेम किया था कि मैं आसाम को कैप्चर करूंगा, और फिर इस वजह से कंपनी कहती है बीच में आकर के कि अगर आप कुछ करोगे आसाम के साथ तो हम आपको ख़त्म करेंगे। कंपनी अहोम डायनेस्टी को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप लोग लाइफ में हमेशा ये बात याद रखना कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो देन यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है अराउंड 1824 के पीरियड की बात। इस समय 1824 के पीरियड की बात है, ओके। और इस समय जो गवर्नर है बंगाल में, गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड आर्महेस्ट।
और ये लॉर्ड आर्महेस्ट जो है वो हेस्टिंग के बाद आया था। इसको पता चला बर्मा और आसाम के बीच लड़ाई हो रही है, तो आसाम को बचाने के लिए इसने बर्मा के ऊपर अटैक कर दिया। और 1824-26 में आपकी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर होगी, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर। ओके, तो ईस्ट इंडिया इसमें बर्मा हार जाता है ऑब्वियसली इस लड़ाई में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर ब्लैंक पेपर तैयार रखा हुआ था बर्मा के लिए, ताकि उनसे ट्रीटी साइन करवा सकें। कंपनी ने उनको कहा कि आज से तुम आसाम के ऊपर क्लेम नहीं करोगे, और अब से तुम मतलब फिर ये कहा कि तुम आसाम के ऊपर क्लेम नहीं करोगे। और साथ में कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन भी ले लिए उनके। इन्होंने लोअर बर्मा का एक एरिया लिया जिसको अराकान कहते हैं, है ना, अराकान रीजन। इसको एक और नाम से बोला जाता है, रखाइन भी कहते हैं इसको। तो ये रखाइन वही एरिया है जहाँ से रोहिंग्याज आए हैं। तो कंपनी ने ये एरिया अपने अंडर ले लिया। और एक और एरिया भी है बंगाल और बर्मा के बीच जिसको कहते हैं मणिपुर। तो कंपनी चाहती थी कि मणिपुर एक बफर स्टेट के रूप में रहे और मणिपुर के ऊपर बर्मा का इन्फ्लुएंस ना रहे। तो इन्होंने मणिपुर को इंडिपेंडेंट बना दिया। तो इस बेसिस पर कंपनी ने आसाम को भी लिबरेट किया, और अब से जो है बर्मा वो बीच में नहीं आएगा, और इन्होंने आसाम को बचा लिया। पर कंपनी ने आसाम को भी कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। पर आसाम ने पूछा आप कैसे करोगे, तो कंपनी ने कहा बस यहाँ पर साइन करो। कंपनी ने आसाम में फिर एक नए राजा को अपॉइंट किया। इस नए राजा का नाम था पुरंदर सिंह। तो ये एक पपेट रूलर था। आसाम के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और इस इंसिडेंट के बाद मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था एंग्लो बर्मीज़ वॉर का, इस पूरे इंसिडेंट को हाईलाइट किया गया है ट्रीटी ऑफ यांडाबू में। जो भी इन्होंने बर्मा के साथ ट्रीटी वगैरह साइन की, जो ये कंडीशंस थी, ये सब आपकी ट्रीटी ऑफ यांडाबू में है। ओके, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। तो ऑल्सो ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया गया बर्मा में। बर्मा के कुछ एक्सटेंशन ले लिए गए कंपनी द्वारा, और अभी भी कुछ एक्सटेंशन बर्मा की मोनार्की के पास ही थे। तो बर्मा को देखकर, बर्मा के साथ जो हुआ वो सब देखकर थाईलैंड भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो कंपनी ने जब कुछ एक्सटेंशन जीते बर्मा के, उसी पीरियड में कंपनी ने उनकी एस्टेब्लिशमेंट की मलाय पेनिनसुला में। मलाय पेनिनसुला आपका मलेशिया सिंगापुर वाला रीजन है। इन्होंने डच के साथ डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस करके ये रीजन लिया, और साथ में आसाम की लिबर्टी अब चली गई थी, वहाँ पर पपेट रूलर अपॉइंट कर दिया गया था। ये लोग, ये बात जो थी पपेट रूलर अपॉइंट करने की, ये लोकल लोगों को पसंद नहीं आई, और इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर रिवोल्ट होगा। और जस्ट आफ्टर ट्रीटी ऑफ यांडाबू 1826 में ही अहोम रिवोल्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें आसाम के एक लीडर थे, गोंधार कोनवार नाम था उनका, गोंधार कोनवार। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था, और इन्होंने कहा कि हमें तुम अंग्रेज़ों की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। और इसके बाद फ्यूचर में 1838 में भी एक रिवोल्ट होगा, और कंपनी इस 1838 रिवोल्ट के बाद काफ़ी शेकन अप हो चुकी थी, काफ़ी हिल गई थी। तो इन्होंने कहा कि अब पूरा का पूरा आसाम ही एनेक्स कर लो। तो 1838 में अहोम डायनेस्टी को ख़त्म किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। स्टेट ऑफ आसाम वॉज एनेक्स्ड, और इसके बाद आसाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। बर्मा अभी भी ज़िंदा है। 3 बैटल्स होंगी बर्मा के केस में। पहली बैटल हमने देखा कि 1824 से लेकर 26 तक हुई,
जब वहाँ पर उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ यांडाबू होगी और फिर बर्मा के कुछ रीजन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले लिए गए, जैसे कि अराकान, जिसको रखाइन भी कहते हैं। एक और एरिया लिया गया था ट्रीटी ऑफ यांडाबू के टाइम बर्मा का, उसको कहते हैं टेनासरीन एरिया। ये सब रीजन्स की लोकेशन आप गूगल मैप पे देख लेना, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने बर्मा के जो बचे खुचे एरिया थे, खैर वो छोड़ दिए मोनार्की के पास ही। फिर अगेन 1850s में कंपनी जो है वो फिर से कुछ करने की कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पीरियड में जो था वो गवर्नर था डलहौजी, 1850s के पीरियड में गवर्नर था आपका डलहौजी। और इसको डलहौजी को न्यूज़ मिलती है कि जो बर्मा है वो बर्मा रिवोल्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ यांडाबू जो थी उसमें बर्मा ने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, और ट्रीटी ऑफ यांडाबू है जो एक है वो एक एग्जाम्पल ही है सब्सिडरी अलायंस का। ओके, तो ट्रीटी के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठाया गया था वहाँ पर, फिर वो गवर्न करता था राजा को भी और चीज़ों को अपने हिसाब से चलाता था। तो ऑब्वियसली जो बर्मा का जो राजा था वो लगभग 25 सालों से सब्सिडरी अलायंस के अंडर था, तो अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो ये सब देख रहा था कि ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है वो बर्मा से पैसा ले जा रहे हैं लूट के, वो लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, रबड़ का कर रहे हैं, टेक्सटाइल का कर रहे हैं, और भी रिसोर्सेज ले जा रहे हैं बर्मा से, और राजा को इस सब चीज़ का कोई रेवेन्यू मिल नहीं रहा। तो बाय 1850s जो किंग ऑफ बर्मा था वो इस सब से पक चुका था। तो उसने कहा कि ब्रिटिश रेजिडेंट को कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। डलहौजी को ये खबर मिलती है। डलहौजी ऐसे ही ऑलरेडी एक्सपेंशनिस्ट पर्सनैलिटी वाला बंदा था, तो इसने फिर सेकंड बर्मीज़ वॉर कर दी 1852 से 1853 में। ओके, सेकंड बर्मीज़ वॉर ये हुई आपकी 1852 से 53 तक। और ये बात याद रखना कि जो फर्स्ट बर्मीज़ वॉर थी वो आर्म हेस्ट ने की थी। ओके, फिर सेकंड की किसने? सेकंड की डलहौजी ने। और डलहौजी ने लोअर बर्मा का एक रीजन ले लिया फिर, जिसको कहते हैं पेगू नाम का एक रीजन ले लिया डलहौजी ने। और इसने और भी साउथ बर्मा का कुछ रीजन कैप्चर किया और नॉर्थ का भी इसने कुछ रीजन लिया। तो अब सिर्फ जो मिडल वाला रीजन था वो बर्मा के राजा के पास बचा था। 1870s तक कहानी थोड़ी बदलेगी। अब हम देखेंगे कि बर्मा के नीचे थाईलैंड है और थाईलैंड के नीचे जो है मलेशिया पड़ता है। मलेशिया के नीचे मलेशिया की टिप पर सिंगापुर है। तो बर्मा के राजा ने देखा कि थाईलैंड जो है वो अब तक कॉलोनाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय जो 1870s और 80s का पीरियड था वो ऐसा था जिसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉलोनाइज हो चुका था। 1870s आने तक म्यांमार जो है, सिंगापुर जो है, ये सब ब्रिटिश के अंडर थे, और इंडोनेशिया जो है वो डच के अंडर था, है ना। ईस्ट में जो बर्मा के ईस्ट में थाईलैंड था, और उसके बाद फिर कंबोडिया था। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो थे वो फ्रेंच के अंडर थे। तो बर्मा का जो राजा है वो ये सब देख रहा था कि थाईलैंड जो है वो अब तक कॉलोनाइज हुआ नहीं है, ये ऐसा कर क्या रहा है अब तक। तो थाईलैंड का राजा काफ़ी चालाक था। वो क्या करता था कि ब्रिटिश और फ्रेंच को आपस में लड़वा दिया करता था। जब फ्रेंच आते थे तो वो ब्रिटिशर्स को बुलाया करता था, और जब ब्रिटिश डोमिनेट करने की कोशिश करते थे तो वो फ्रेंच को बुला लिया करता था। और क्योंकि फ्रेंच नेबरहुड कंबोडिया में ही थे ऑलरेडी। और पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया में जो है थाईलैंड एक ऐसा राज्य रहा है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, जिसके ऊपर डायरेक्ट पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन नहीं हुई, ना ही ब्रिटिश द्वारा, ना ही फ्रेंच द्वारा, और ना ही डच द्वारा, क्योंकि ये तीन ही शक्तियाँ थी जो कि साउथ ईस्ट एशिया में थी। थाईलैंड जो है वो इंटरमीडिएरी था, इसको एक बफर स्टेट की तरह भी ट्रीट करते थे। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच एग्रीमेंट था कि तुम तुम्हारे एरिया में रहना, हम हमारे एरिया में रहेंगे, और थाईलैंड को एज अ बफर ट्रीट करेंगे। तो राजा जो था बर्मा का उस समय पर, उसने थाईलैंड की ये गेम देखी। उसने कहा कि अगर थाईलैंड ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो
ये 1870s और 80s का टाइम पीरियड था। हम देखेंगे कि बर्मा का जो राजा है वो फिर अब गेम खेलना शुरू करेगा। कौन सी गेम खेलना शुरू करेगा? वो थाई गेम खेलना शुरू करेगा। वो थाईलैंड को कॉपी करने की शुरुआत करेगा। तो इसने भी कोशिश की बर्मा के राजा ने कि ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई करवाए। तो अगर इसने कहा कि ब्रिटिशर्स अगर इसको पुश करेंगे तो ये फ्रेंच को बुला लेगा, पर इसको ये नहीं पता था बर्मा के राजा को कि आप लाइफ में हर चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते हो। बर्मीज़ ने फ्रेंच को बुलाया, कंपनी को इस बारे में पता चला, पर कंपनी ने कहा कि हम तुम्हारे नॉर्थ में भी है, साउथ में भी हैं, तो बीच में किसको बुला रहे हो तुम। तो भारत में इस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डफरिन। ओके, लॉर्ड डफरिन था वो। तो ये काफ़ी चालाक आदमी था लॉर्ड डफरिन। इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि बर्मा ने फ्रेंच को बुलाया है। डफरिन ने फिर तीसरा युद्ध कर दिया, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर कर दी इसने। कब की? 1885 में की इसने थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। और इसने कहा कि अब के बाद जो है बर्मा ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है और अब से कोई भी मोनार्की नहीं होगी यहाँ पर। भारत में उस समय, उस साल में 1885 में कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो कांग्रेस के 72 डेलीगेट्स मिलते हैं और वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें वो निंदा करते हैं बर्मा की एनेक्सेशन की, जो की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस चीज़ की निंदा की जाती है। इस भूमेश चंद्र बनर्जी थे प्रेसिडेंट इस समय पर कांग्रेस के, और ए.ओ. ह्यूम थे फाउंडर और सेक्रेटरी कांग्रेस के। खैर ये सब हम पढ़ेंगे आगे भी। और तो डफरिन ने कहा कि मुझे तुम्हारी ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। तो पहले दिन से कांग्रेस के रिगार्डिंग कह रहा हूँ मैं, ये डफरिन ने कांग्रेस को कहा था कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। पहले दिन से ही जो है डफरिन कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा करता था। तो पर हमें यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी इस समय पर विजनरी थी। बर्मा जो है वो 1885 से लेकर के 1938 तक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहेगा। 1885 से 1938 तक जो भी लॉज इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे वही वहाँ पर भी होंगे, और काफ़ी इंडियंस इस पीरियड में बर्मा में जाके सेटल होते हैं। इवन अप टिल प्रेजेंट डे जो गुजरात के प्रीवियस सीएम रह चुके हैं विजय रूपानी, उनका बर्थ प्लेस भी बर्मा में है। काफ़ी गुजराती मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी आपको बर्मा में देखने को मिल जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं। और 1938 में बर्मा को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, पर बर्मा को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था और इट वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। कब? 1938 में बर्मा को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। तो आफ्टर 1940s जापानीज़ एंटर करेंगे बर्मा में और वो वहाँ पर लगभग 5 साल तक रहेंगे। 1942 में सिचुएशन इतनी बुरी थी कि जापानीज़ जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे बर्मा के थ्रू। इनफैक्ट 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे हेड क्वार्टर, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का हेड क्वार्टर एस्टेब्लिश किया जाएगा रंगून के अंदर। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो रंगून उस समय पर कैपिटल था बर्मा का। तो बर्मा और थाईलैंड को जो है वो स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था पास्ट में, क्योंकि इन जगहों पर काफ़ी पैसा था। तो ये थी डफरिन की कहानी, है ना। आपको पता होनी चाहिए डफरिन, डलहौजी और आर्महेस्ट की क्या क्या कहानी है बर्मा से के रिगार्डिंग। तो इन बिटवीन जो है ब्रिटिशर्स ने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे भूटान के साथ भी और हिमालयन स्टेट्स के साथ भी, पर हम भूटान की कहानी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और सुगोली की ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स ने एक बार तिब्बत पर भी जाने की कोशिश की थी। तिब्बत जो है वो हमेशा से ब्रिटिशर्स द्वारा एज अ बफर स्टेट देखा गया है। बाय 1900 जो है वो कहानी बदलेगी।
क्विंग डायनेस्टी रूल किया करती थी चाइना में। कौन सी डायनेस्टी? क्विंग डायनेस्टी। क्विंग डायनेस्टी थी चाइना में और इसकी एस्टेब्लिशमेंट ही थी तिब्बत के ऊपर भी। पर जब तिब्बत में बुद्धिज़्म की डेवलपमेंट हुई तो वहाँ पर लामाओं का रोल बढ़ा और इनका ये मानना था कि चाइना का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम प्रैक्टिकली एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हम कल्चरली डिफरेंट हैं चाइना से। तो कैसे एक डायनेस्टी जो कि बीजिंग में, या फिर हम कहें बेइपिंग, जो कि ट्रेडिशनल नाम है बीजिंग का, बेइपिंग, तो लामाओं का मानना था कि कैसे एक डायनेस्टी जो कि बीपिंग में बैठी हो वो हमें कंट्रोल कर सकती है। तो जब तक क्विंग डायनेस्टी थी तब तक लामाओं ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। पर 1900s में जो है चाइना का कंट्रोल जो है तिब्बत के ऊपर वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्विंग डायनेस्टी भी खुद कमज़ोर हो जाती है और बाय 1911 चाइना में जो मोनार्की है उसको टॉपल कर दिया जाता है और फिर उस पीरियड में जो है तिब्बत इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो लामा तो जो है थे वो ऑलरेडी बिलीव करते थे एक इंडिपेंडेंट नेशन में, तो अब इनको मौका भी मिल गया था। रशिया जो है ये सब नॉर्थ से देख रहा था उस पीरियड में। रशिया ने इस पीरियड में अफ़गानिस्तान किया हुआ था, ईरान किया हुआ था। तो अब रशिया का फोकस तिब्बत की तरफ था। सेंट्रल एशिया के थ्रू रशिया ने तिब्बत को डिप्लोमेट्स भेजना शुरू किया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के थ्रू ही कनेक्टिविटी थी तिब्बत और रशिया के बीच। तो इस पीरियड के अराउंड रशियन मोनार्की ने अब गेम्स खेलना शुरू कर लिया था। और ये गेम्स क्यों खेल रही थी? क्योंकि बाय 1900s के पीरियड के अराउंड रशियन मोनार्की खुद वीक हो चुकी थी, खुद कमज़ोर हो चुकी थी। तो इसने सोचा कि अगर हम तिब्बत जीत लेंगे, अंग्रेज़ों को हरा देंगे, तो इससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और लोग हमारे अगेंस्ट, हमारे राज्य के लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। रशिया में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वहाँ पर रोमानोव डायनेस्टी करके थी, वहाँ पे रोमानोव नाम की डायनेस्टी थी और ज़ार राजा थे वहाँ पर। ज़ार इज़ अ रशियन वर्ड, ओके, इट इज़ अ रशियन वर्ड यूज्ड फॉर रूलर और एम्परर। तो डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे रशिया ने और रशियन किंग ने जो है तिब्बत के लामास को अपने फेवर में ले लिया। और इम्पोर्टेंस जो लामास की थी वो ये थी कि वो लोग स्पिरिचुअल हेड तो थे ही और साथ में वो पॉलिटिकल हेड भी थे, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती थी वहाँ पर। तो फिर जो है इस तरह से रशिया अपनी ग्रेट गेम खेल रहा था। और भारत में इस समय पर गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कर्जन, ओके। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम इस तरह से रशियंस को अलाउ नहीं कर सकते गेम खेलने देना। तो इस तरह से तो आज ये तिब्बत ले जाएंगे, कल नेपाल ले जाएंगे और परसों ये बंगाल पहुंच जाएंगे। तो कर्जन ने डिसाइड किया कि तिब्बत को ये आर्मी भेजेगा। तो ऑब्वियसली तिब्बत वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है, वहाँ पर नॉर्मल आर्मी के लोगों को जाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसने पहाड़ी लोगों को भेजने की सोची। तो एक गोरखा लोगों की आर्मी की एक टुकड़ी तैयार की जाती है, क्योंकि गोरखाज इजीली एक्लेमेटाइज कर सकते थे तिब्बत वाले रीजन में। और एक ब्रिटिश ऑफिसर भी होता है, वो कहता है कज़न को कि मैं भी जाऊंगा। इस ऑफिशियल का नाम था यंग हस्बैंड। तो ऑफिशियल का नाम था यंग हस्बैंड। इसने ये जो है ब्रिटिश आर्मी में कॉलोनल था और तो लॉर्ड कर्जन ने इसको बोला कि जाओ और जाकर जीत के आओ। तो बोला जाओ भाई, हमें जाके रशियंस को काउंटर करना है। तो नो डाउट जो है रशियंस ने अब तक आर्मी तो नहीं भेजी हुई थी, सिर्फ डिप्लोमेट्स भेजे हुए थे तिब्बत में। पर यहाँ पर अंग्रेज़ों का पर्पज़ भी ये था कि तिब्बतियंस को समझाना है कि तुम रशियंस को फॉलो मत करो, उनके अकॉर्डिंग मत चलो। तो प्लान यंग हस्बैंड का ये था कि मैं लामाओं को समझाऊंगा कि तुम लोग रशियंस को क्यों बुला रहे हो। तो इनिशियली तो जब ये लोग गए, लामाज ने काफ़ी रेजिस्टेंस दी ब्रिटिश आर्मी को, छोटा मोटा युद्ध भी हुआ। पर ब्रिटिशर्स के पास यहाँ पर कम सोल्जर्स थे।
पर उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है और साथ में वेपन्स भी हैं तो आप ऑब्वियसली लड़ सकते हो। तो तिब्बत अब हार चुका था। यंग हस्बैंड को अब रियलाइजेशन हो चुकी थी कि तिब्बत को कन्क्वर करने में, तिब्बत को जीतने में काफ़ी टाइम लग गया इन लोगों को। तो इस हिसाब से तो कंसोलिडेट करना इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि कन्क्वर करने में और कंसोलिडेट करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप यूपीएससी सिंगल डिजिट रैंक में निकाल रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप 4-5 दिन न्यूज़ में रहोगे, पर बाद में जॉब में कंटिन्यूसली परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है। तो वैसे ही कन्क्वर करना अलग चीज़ है और कंसोलिडेट करना अलग चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने इवेंचुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि तिब्बत को कंसोलिडेट करना तो मुश्किल होगा। तो यंग हस्बैंड ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और 1904 में उसने तिब्बत के साथ एक ट्रीटी की। ये थी ट्रीटी ऑफ लहासा। कब की? 1904 में, ट्रीटी ऑफ लहासा। तो इन्होंने सोचा कि अब ये तिब्बत से कंपनसेशन मांगेंगे लड़ाई के बदले। इन्होंने तिब्बत को कहा कि आपको हमें 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो तिब्बत ने कहा कि हमारे यहाँ तो इतनी प्रोडक्शन हिस्टोरिकल टाइम से लेकर के नहीं हुई होगी जितना तुम मांग रहे हो। तुम ये सब एक साल में मांग रहे हो, कोई मजाक है क्या? तो और लड़ने भी तुम खुद आए थे और खुद ही कंपनसेशन मांग रहे हो। तो यंग हस्बैंड ने कहा कि देखो, मैंने इतना बड़ा एक्सपीडिशन किया है और अब मुझे जाके कर्जन को जवाब भी देना पड़ेगा, है ना, तो कुछ तो तुमको देना पड़ेगा। तो एक नया तरीका निकाला गया कि चलो तुम एक काम करो, 75 साल तक तुम हर साल 1 लाख रुपए देना। तिब्बतियंस ने फिर से कहा, तुम फिर से मजाक कर रहे हो क्या? अरे भाई, हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती है, ये बहुत ही ठंडा इलाका है, हम तुम्हें 1 लाख 1 साल के नहीं दे सकते। तो फिर यंग हस्बैंड ने कहा कि अब तुम्हें कम से कम 26 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो फिर फाइनली 26 लाख डिसाइड हुआ था। ओके, तो फिर यंग हस्बैंड ने ये भी कहा, चलो तुम कम पैसे दे रहे हो तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, पर तुम्हें ट्रेड परमिट देने पड़ेंगे। यूरोपियन ट्रेडर्स को तुम्हें ट्रेड परमिट देने पड़ेंगे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे, यहाँ पर मार्केट खोलेंगे। तिब्बतियंस ने भी कहा ठीक है, ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने फिर मार्केट बनाया तिब्बत के कई एरियाज़ में, और ब्रिटिशर्स ने तिब्बतियंस को ये भी कहा कि तुम किसी और फॉरेनर को अलाउ नहीं करोगे यहाँ पर आने के लिए। तो इस तरह से साथ में तिब्बत इंडिया से जो कनेक्टेड था वो सिक्किम के थ्रू कनेक्टेड था, और जो बीच रास्ते में चुम्बी वैली भी पड़ती थी। क्या पड़ता था? चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। तो डोकलाम प्लेट्यू जो है आपका, जहाँ पर इशू हुआ था इंडिया चाइना के बीच, वो इसी चुम्बी वैली वाले रीजन में आता है। तो ब्रिटिशर्स इस चुम्बी वैली के एरिया को अपने अंडर रखना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने चुम्बी वैली के इस रीजन की इम्पोर्टेंस उसी समय समझ ली थी, है ना। साथ में अंग्रेज़ों ने सिक्किम को 1852 में ऑलरेडी जीता हुआ था। 1852 में सिक्किम को जीता हुआ था अंग्रेज़ों ने। तो डलहौजी ने सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज किया हुआ था। सिक्किम ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था, यहाँ पर मोनार्की थी जो कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर थी। तो तिब्बत की कहानी ये थी कि तिब्बत को इन लोगों ने एनेक्स नहीं किया, ना ही कंसोलिडेट किया। इन्होंने डायरेक्टली ट्रीटी ऑफ लहासा की इसके साथ, और फिर तिब्बत को अपने फेवर में ले लिया। रशियंस को पता चला कि ब्रिटिशर्स आए थे तिब्बत में और उन्होंने ट्रीटी ऑफ लहासा की। रशियंस ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अकेले अकेले तुम ये सब क्या कर रहे हो। रशियंस ने कहा कि हमें भी हमारा इन्फ्लुएंस चाहिए, तुम तुम्हारी गेम कर रहे हो तो हमें भी हमारी गेम करनी है। तो उस पीरियड में जो है क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से अब ब्रिटिश और रशिया एक साथ आ जाएंगे उस पीरियड में, यानी कि अराउंड 1907 का जो पीरियड है, पूरे यूरोप में एक ही कंट्री का दबदबा था और वो थी जर्मनी। 1900s में जर्मनी ने पूरे दुनिया में आग लगाई हुई थी। नॉर्मली ब्रिटेन और रशिया तो एक दूसरे के दुश्मन थे, पर अब इन लोगों को समझ आ चुका था कि फ्यूचर में अगर हमें कन्फ्लिक्ट होगा हमारा जर्मनी के साथ, तो उस केस में हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इन दोनों के, इंग्लैंड और रशिया के डिफरेंसेस अफ़गानिस्तान में भी थे, ईरान में भी थे, तिब्बत में भी थे, पर क्योंकि जर्मनी था
दूसरी तरफ, तो दोनों एक साथ आ गए। 1907 में ये लोग एग्रीमेंट करेंगे तिब्बत, अफ़गानिस्तान और ईरान के लिए। ये एग्रीमेंट करेंगे कि अब हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे इन इश्यूज़ के बारे में, और क्योंकि हमें अब जर्मनी को फेस करना है। तो 1907 में एंग्लो रशियन ट्रीटी होगी, और इस ट्रीटी में चाइनीज़ गवर्नमेंट को एज अ मेडिएटर लिया जाएगा। और ये कहेंगे कि जब भी तिब्बत के रिगार्डिंग कोई भी नई ट्रीटी साइन होगी तो उस समय चाइनीज़ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। ऑल्सो आफ्टर दिस जो है ये लोग मैकमोहन लाइन ड्रॉ करेंगे तिब्बत के साथ ब्रिटिशर्स। और आज की डेट में ये जो मैकमोहन लाइन है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इशू बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे कि 1911 से लेकर के 1949 तक तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा, क्योंकि चाइना में खुद सिविल वॉर चल रही थी 1911 से लेकर के 1950 तक। चाइना के अंदर लड़ाई चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके बीच। तो वंस अगेन 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर पर आएगी और फिर वो दोबारा तिब्बत के ऊपर अटैक करेंगे, और लगभग 1958 के पीरियड तक बाय 1958 ये लोग तिब्बत को अपने अंडर ले लेंगे, और फिर दलाई लामा भागेंगे वहाँ से और भारत में आ जाएंगे। और चाइना अभी भी कहता है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि तुम लोगों ने ये तिब्बत के साथ डिस्कशन करने के बाद ड्रॉ की है, ना कि हमारे साथ। तो अब से यहाँ से जो है मिलिट्री अलायंस की शुरुआत भी होगी, है ना, रशिया और ब्रिटिश के बीच। और ये अलायंस अब हमें आगे ले जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ, जो कि होगी 1914 में। तो यहाँ से अब हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे एंग्लो रशियन अलायंस में, वो सब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये सब जो गेम थी, ईस्ट की गेम कंपनी की अलग थी, है ना। बर्मा में की इन्होंने गेम, आसाम में की, है ना। फिर थाईलैंड बीच में इंडिपेंडेंट रखा था इन्होंने। बाकी इन्होंने मलेशिया और सिंगापुर भी अपने हाथ में ले लिया था। सिक्किम भी इनके हाथ में आ गया था, अब तिब्बत भी इनके हाथ में आ गया था। ऑल्सो नेपाल भी इनके हाथ में आ गया था। अब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में भी 2-3 कहानियाँ हैं। तो इन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की 1805 में, उसके बाद इनको पता था कि अब मराठा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 1805 ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली ब्रिटिश अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक्सपेंड करने की सोचेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो था ये एक कनेक्टिविटी का ज़रिया था। किसके साथ कनेक्टिविटी थी वेस्ट एशिया के साथ। कहाँ से थी? सिंध के थ्रू। और कहाँ से थी कनेक्टिविटी थी ईरान के साथ, कनेक्टिविटी थी अरेबियन पेनिनसुला के साथ। और साथ में दूसरी बात ये भी थी कि अगर आप सेंट्रल एशिया की तरफ यहाँ से जाओगे तो वहाँ के लिए भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इन्होंने सोचा अंग्रेज़ों ने कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें सिंध, ईरान, अफ़गानिस्तान और पंजाब को अपने अंडर लेना पड़ेगा। जब तक ये हमारे अंडर नहीं आएंगे तो तब तक ये इलाका हमारे लिए डेंजर जोन बना रहेगा। तो इंडिया में जो भी जगह इन्होंने जीती उसमें डिप्लोमेसी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। ये लोग हमेशा पहले चेक करते थे कि क्या किया जा सकता है। इन लोगों का ये मानना था कि पहले हमें जा कर के किसी भी जगह की कंडीशंस चेक करनी चाहिए, फिर हमें चेक करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। तो फिर अराउंड 1809 के आसपास के पीरियड की बात है। इस समय पर भारत में गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड मिंटो। तो एक्चुअली हिस्ट्री में आपको 2 मिंटो मिलेंगे, ठीक है। जैसे 2 वेलेस्ली थे, है ना, 2 वेलेस्ली, एक रिचर्ड वेलेस्ली था जो कि गवर्नर था, दूसरा आर्थर वेलेस्ली था जो कि आर्मी ऑफिशियल था। वैसे ही मिंटो 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और मिंटो 2 जो था वो गवर्नर जनरल / वाइस रॉय ऑफ इंडिया था। और मिंटो 2 1906 के बाद आया था, करजन के बाद। और मिंटो 2 ये वही मिंटो है, मिंटो 2 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाला। और फिलहाल अभी हम मिंटो 1 की बात कर रहे हैं। तो मिंटो 1 गेम करेगा 1807 के बाद। ये एम्बेसडर भेजेगा ईरान में, सिंध में, अफ़गानिस्तान में और पंजाब में। डिप्लोमेट्स का एक्चुअल में काम क्या होता है? इनका काम होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, और हर छोटी डिटेल ये सब ये लोग कलेक्ट करते हैं और अपनी होम कंट्रीज़ को भेजते हैं।
तो डिप्लोमेट्स भेजे गए इन ईरान, सिंध, अफ़गानिस्तान, पंजाब में, और इनको कहा गया कि जाओ जाके वहाँ की सिचुएशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करना। तो डिप्लोमेट्स ने इन्फॉर्मेशन भेजी कि सिंध में बोला फ्रेंच लोग भी आ गए हैं। अच्छा, बोला कैसे आए? तो बोला ट्रेडिंग करते करते आए हैं। बोला और क्या इन्फॉर्मेशन है? बोला इन्फॉर्मेशन है कि बोला नेपोलियन के साथ भी मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। तो सर साथ में हमें बोला ये भी इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिकन्स की प्रेजेंस भी है इधर। तो ब्रिटिशर्स को अब रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर ऑब्वियसली ये लोग इन चारों स्टेट्स को एक साथ तो एनेक्स नहीं कर पाएंगे। तो बाय 1807 क्या होगा कि लॉर्ड मिंटो भेजेगा मेलकम को तेहरान में, और एल्फिंस्टोन को काबुल में, मेटकाफ को लाहौर में, और स्मिथ को सिंध में। तो इसमें ब्रिटिशर्स को ये पता था कि फ़िलहाल हमारी प्रेफरेंस में ईरान उतना है नहीं, क्योंकि ईरान थोड़ा ज़्यादा वेस्ट में आ गया है फ़िलहाल। फ्यूचर में देखेंगे हम ईरान को, और फ्यूचर में जो ईरान जाएगा वो होगा कर्जन। कर्जन ने तो इवन मिलिट्री बेस तक एस्टेब्लिश कर दिया था गल्फ़ ऑफ एडन में, और इसका कर्जन का कन्फ्लिक्ट हो गया था फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। कन्फ्लिक्ट हुआ था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि आर्मी चीफ बड़ा है, कर्जन ने कहा कि तो फिर मैं काम नहीं करूँगा अगर आर्मी चीफ बड़ा है, तो कर्जन ने जॉब छोड़ दी। तो इसके डिफरेंसेस थे, है ना, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पावर। तो कर्जन ने रिज़ाइन किया। हिस्ट्री में इसको कर्जन किचनर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, ठीक है। किचनर जो है वो आर्मी चीफ था उस समय पर, तो क्या बोलते हैं इसको, कर्जन किचनर कॉन्स्पिरेसी। तो फिर अंग्रेज़ों ने इसके बाद फोकस किया सिंध के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर और पंजाब के ऊपर। और राइट नाउ पंजाब जो है वो इनके कंट्रोल के बाहर था, क्योंकि पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह थे। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग इन्हें पता था कि अब हमें पंजाब के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि रंजीत सिंह काफ़ी पावरफुल हैं। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की महाराजा रंजीत सिंह के साथ। ये एक ट्रीटी की गई थी हेस्टिंग द्वारा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रूपनगर में, जिसको रोपड़ भी कहा जाता है, वहाँ पर रंजीत सिंह और विलियम वेंटिक के बीच बातें होंगी रूपनगर में। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा ये लोग रिवर सतलुज को एज अ बाउंड्री डिसाइड करेंगे। वेस्ट ऑफ दिस रिवर विल बी अंडर पंजाब एंड ईस्ट ऑफ दिस रिवर विल बी अंडर द कंपनी। और इस ट्रीटी द्वारा सतलुज नदी को इन्होंने बाउंड्री बनाया। तो इन्होंने कहा देखो पंजाब को कि देखो आप हमारे मित्र हो, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, हमारा युद्ध तो अफ़गानिस्तान के साथ है। महाराजा रंजीत सिंह भी खुश थे कि अंग्रेज़ों को एक कॉमन एनिमी मिल गया है, क्योंकि रंजीत सिंह भी काफ़ी बड़े एम्पायर बिल्डर थे। इनको पता था कि इनके पावर में आने से पहले अफ़गानों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं पंजाब में। और 1799 के बाद जब रंजीत सिंह पावर पर आए तब तक अफ़गान्स तो जा चुके थे, पर रंजीत सिंह को इम्पोर्टेंस पता थी कि पंजाब एक बफर स्टेट है। और इनका मानना ये था कि अगर पंजाब को एज अ बफर स्टेट ही रहना है तो आज नहीं तो कल दोबारा अफ़गानिस्तान से तो हमला हो ही सकता है। तो ब्रिटिशर्स अब ट्रीटी करेंगे, है ना, पंजाब के साथ, और ये कहेंगे पंजाब को कि हमें अफ़गानों की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है, आप हमारे मित्र हो, क्या आप हमारी मदद करोगे? तो इस बेसिस पर ये रंजीत सिंह को भी अपने फेवर में ले लेंगे। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो है पंजाब के लिए अपनी सिग्निफिकेंस थी। रंजीत सिंह को पता था पास्ट इश्यूज़ के बारे में जो भी अफ़गानिस्तान के साथ रह चुके हैं, है ना। राइट फ्रॉम 1000 अफ़गान जो हैं पंजाब पर डोमिनेट करने की कोशिश करते आए हैं 1000वीं सदी से लेकर के। गजनी हो गया, गौरी हो गया, ये सब पंजाब से होकर ही तो आए हैं। पर प्रश्न अब ये है कि अब ब्रिटिशर्स ये क्यों कह रहे हैं कि हम पंजाब से युद्ध नहीं लड़ना चाहते और हम तो सिर्फ अफ़गानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रशिया आ चुका है और किसी भी तरह हमें रशिया को डाइवर्ट करना है अभी। तो हम ये पाएंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए ग्रेट गेम का पार्ट था, क्योंकि रशिया की जो डोमिनेशन है अफ़गानिस्तान के ऊपर वो बढ़ रही थी।
इस वजह से ये लोग पंजाब के साथ भी अच्छे रिलेशन रखना शुरू करेंगे। एल्फिंस्टोन को काबुल भेजा गया था, इसको कहा गया था हमें बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। स्लोली स्लोली फिर इन्होंने ट्रीटी भी साइन की पंजाब के साथ। पहले इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की, फिर ये ट्रीटी ऑफ रोपर साइन करेंगे। रंजीत सिंह क्यों एग्री हुआ इस सब के लिए? वो इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान एक कॉमन एनिमी था। पास्ट में पंजाब को अफ़गानिस्तान की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। और दूसरी बात ये भी थी कि 1830s तक आने तक रंजीत सिंह जो है वो पेशावर तक पहुंच चुका था और इनको ये पता था कि इनकी और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर शेयर हो रही है। तो एक बार अफ़गानों को पीटा भी गया था रंजीत सिंह द्वारा। सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने अफ़गानों को पीटा है, एक रंजीत सिंह यानी कि सिख और दूसरे राजपूतों में मान सिंह थे जिन्होंने अफ़गानों की पिटाई की थी। सो थ्रू आउट हिस्ट्री के लगभग 700 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ इन 2 ने ही अफ़गानों की पिटाई की है। तो ये मुग़ल नहीं थे जिन्होंने अफ़गानों की पिटाई की थी। अकबर तो बाद में बस फ़ोटो खिंचवाने और रिबन काटने ही आया था। एक्चुअल में तो मान सिंह थे जो कि अकबर के मनसबदार थे। इन्होंने अफ़गानों की पिटाई की थी। तो रंजीत सिंह ने का भी अपना ओन ऑब्जेक्टिव सिक्योर हो रहा था अफ़गानिस्तान पर इन्वेजन करने से। तो अंग्रेज़ों का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम रंजीत सिंह को बाद में देखेंगे, अभी हमें रशिया को काउंटर करना है। अफ़गानिस्तान में हमें रशिया को जीतने नहीं देना है, अदरवाइज़ ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस सब को ग्रेट गेम कहते हैं, है ना। ऑन दिस बेसिस इन्होंने पंजाब को अपने फेवर में लिया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, और फिर इन्होंने रिवर सतलुज को एज अ बाउंड्री डिसाइड किया। इसके बाद इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ रूपनगर की और 1836 के बाद ब्रिटिशर्स फिर देखने लगे कि अब अफ़गानिस्तान के रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है। ये लोग रीजंस ढूंढने लगे कि क्या किया जा सकता है। तो इसलिए 1835 में विलियम बेंटिक जो है वो चला जाएगा इंडिया से, और फिर जो नया गवर्नर जो आएगा वो होगा ऑकलैंड। तो ऑकलैंड को पता था कि अब अफ़गानिस्तान के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही होगी, क्योंकि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी इनके पास अफ़गानिस्तान के बारे में वो 30 साल पुरानी थी जब एल्फिंस्टोन गया था। तो ये पुरानी इन्फॉर्मेशन थी और साथ में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं एल्फिंस्टोन के थ्रू मिली हुई। तो ऑकलैंड ने कहा कि अब मुझे एक और राउंड करना है इन्फॉर्मेशन का, मुझे जानना है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। इसको ये तो पता था कि अफ़गानिस्तान में रशियंस आ चुके हैं, पर इसे ये नहीं पता था कि किस हद तक जो है रशियंस का इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो एक मिशन भेजता है अफ़गानिस्तान में। इस मिशन को कहते हैं बर्न्स मिशन। ये लगभग 1836 से 37 के पीरियड की बात है। तो एक ऑफिशियल था जिसका नाम था, एक इंग्लिश ऑफिशियल था, अंग्रेज़ था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ये अफ़गानिस्तान में गया। इसने कहा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। ये आप इसको मॉडर्न डे ब्लॉगर से कंपेयर कर सकते हो, जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हो। बर्न्स एक्चुअली कंपनी का ऑफिशियल था, पर इसने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि जैसे कि एक ट्रैवलर हो। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था ट्रेवल्स टू बुखारा। बुखारा एक्चुअली एक जगह है समरकंद के पास, आज के उज़्बेकिस्तान के अंदर। तो इसने इस किताब में अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा। इसने लिखा कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर है। इसने हर छोटी मोटी डिटेल लिखी। इसने लिखा कि अफ़गानिस्तान के राजा के बारे में जो कि था दोस्त मोहम्मद। इसने लिखा कि दोस्त मोहम्मद अंग्रेज़ों के प्रति अच्छी भावनाएं रखता है, पर यह बंदा डेली रशियंस के साथ पार्टी भी करता है। तो ये दिखाता तो है कि ये अंग्रेज़ों का मित्र है, पर पार्टी ये रशियंस के साथ ही करता है। तो हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर बर्न्स ये सब इन्फॉर्मेशन अपनी किताब में लिखेगा। इसे बर्न्स मिशन कहा जाता है। तो ऑकलैंड फिर रंजीत सिंह को कहेगा कि देखो हम लोग पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने 1809 में अमृतसर की ट्रीटी भी की है, फिर हमने 1835 में ट्रीटी ऑफ रूपनगर की। हमारे बीच आपस में कोई संघर्ष नहीं चल रहा। अब हमें एक्चुअल में आप देखो, इन्होंने पंजाब को कहा कि देखो अफ़गानिस्तान जो है वो रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस बना रहा है। अगर वो लोग एक साथ होकर इंडिया पर इन्वेजन करेंगे तो ऑब्वियसली वो पंजाब से होकर ही आएंगे। तो रंजीत सिंह भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस रखता था। रंजीत सिंह को पता था कि अगर ऐसा होगा तो पेशावर इसके हाथ से जाएगा।
रंजीत सिंह के एक आर्मी जनरल थे हरि सिंह नलवा, यही वो थे जिन्होंने अफ़गानों को हराया था। और खैर जब ये सब इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर ब्रिटिशर्स ने रशिया की जब इन्फॉर्मेशन मिली कि किस लेवल पर एंगेजमेंट है उनकी अफ़गानिस्तान में, फिर ब्रिटिशर्स ने अलायंस बनाना शुरू की रंजीत सिंह के साथ, रंजीत सिंह को अपने फेवर में लिया। अब इनको पता था कि अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमें अटैक करना है तो हम बिना लोकल सपोर्ट के नहीं कर पाएंगे, बिना लोकल सपोर्ट के ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो साथ में इनको कुछ लेजिटिमेसी भी चाहिए थी अटैक करने के लिए। तो ऑकलैंड को फिर एक बंदा मिला पेशावर लाहौर वाले रीजन में। ऑकलैंड ने इस बंदे को कहा कि मैं तुम्हें दोबारा अफ़गानिस्तान का राजा बनाऊंगा। इस बंदे का नाम था शाह शुजा। इस बंदे का नाम था शाह शुजा। ये था अफ़गानिस्तान का एक्स किंग। जब दोस्त मोहम्मद राजा बना था फिर इसको अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा था, तो ये पंजाब की तरफ भागा था रेफ्यूज लेने के लिए। तो एक शुजा था जो कि अवध का राजा था, वो था शुजा उद दौला, और ये है दूसरा शुजा जो कि अफ़गानिस्तान का एक्स किंग है, इसका नाम है शाह शुजा। तो इन्होंने पूरी अलायंस बनाई। बर्न्स जो है वो दोस्त मोहम्मद को कहता है कि आप रशिया से ज़्यादा नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ। दोस्त मोहम्मद बर्न्स को कहता है कि अब के बाद तुम बात करने मत आना, दफ़ा हो जाओ। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन ऑकलैंड के पास पहुंचती है कि शुजा जो है उसने दोस्त मोहम्मद ने जो है वो हमारे साथ ब्रेकअप कर लिया है और दोस्त मोहम्मद हमारे साथ किसी भी प्रकार की फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता। तो ऑब्वियसली ऑकलैंड ने फिर अलायंस बनाई रंजीत सिंह के साथ, और साथ में फिर शुजा को भी इन्वॉल्व किया। इसको कहते हैं आर्मी ऑफ इंडस। इसको आर्मी ऑफ इंडस कहते हैं। तो इनका प्लान ये था कि अफ़गानिस्तान पर अटैक करेंगे। इन लोगों ने ट्रीटी साइन की। ट्रीटी साइन करने के बाद अफ़गानिस्तान पर ये लोग अटैक करेंगे। दोस्त मोहम्मद को सरेंडर करने को कहा गया, कहा कि वरना तुम्हें हम मार देंगे अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे। ग्रेजुअली युद्ध होता है। 1838 से 39 ऑनवर्ड्स युद्ध शुरू होगा, और फिर काबुल में से ये लोग फिर मतलब कंपनी जीत जाती है ये जो बैटल थी। फिर ये काबुल से दोस्त मोहम्मद को कोलकाता ले जा लेते हैं। अफ़गानिस्तान हार जाता है ना। तो इन तीनों ने एक साथ लड़ाई की थी, शुजा ने, रंजीत सिंह ने और ब्रिटिशर्स ने मिल करके। शुजा को अफ़गानिस्तान का नया राजा बनाया गया काबुल पर हमले के बाद, और रंजीत सिंह जो है वो रिट्रीट कर लेते हैं। रंजीत सिंह कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में मेरा से रहेगा, पर मैं कोई डायरेक्ट गेम नहीं खेलना चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना की एक टुकड़ी काबुल में रखेगी शुजा के कैपिटल के साथ। पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान जो थे वो ये चीज़ रोज़ देखा करते थे कि हमारे राजा को उठा करके ले गए हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पुराने राजा को बिठा दिया है, और पुराना राजा भी इन्होंने अपना पपेट बना करके रखा है। एक वाइट पर्सन है वो इसको रोज़ आके कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। इस बेसिस पर हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के लोगों को शुजा को राजा बनाया जाना ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के द्वारा पसंद नहीं आ रहा था। कंपनी यहाँ पर किंग मेकर बनी हुई थी क्योंकि इन्होंने शुजा को अपॉइंट किया हुआ था, जबकि अगर हम देखें रंजीत सिंह को तो रंजीत सिंह ने रिट्रीट कर लिया था। तो बाय 1841 रेबेलियन होगी अफ़गानिस्तान में, एक काफ़ी बड़ा रेबेलियन होगा ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समझ आ चुका था कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे। काबुल, जलालाबाद, कंधार, गजनी, ये सब अफ़गानिस्तान में वो जगह हैं जहाँ पर रेबेलियन होने लगा था। ये सब अफ़गानिस्तान की प्रोविंसेस हैं। तो एक आर्मी ऑफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसको अफ़गानिस्तान भेजा गया था पहले, इसका नाम था एल्फिनस्टोन। तो एल्फिनस्टोन को शुजा के साथ भेजा गया था। इसने फिर बात करना शुरू की अफ़गानों के साथ कि भैया 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, पर हमें यहाँ से जाने दो, हम गलत थे जो हम यहाँ आए, हमें यहाँ से जाने दो। अफ़गानों ने कहा कि हमारा राजा दोस्त मोहम्मद कहाँ है, तुम उसे कहाँ ले गए हो। तो एल्फिनस्टोन ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कोलकाता में सेफ़ है। और एल्फिनस्टोन ने फिर दोस्त मोहम्मद के बेटे से बात की। अफ़गानों के बीच दोस्त मोहम्मद का बेटा था जिसका नाम था अकबर, और उसके साथ दोस्त मोहम्मद ने बात करने की शुरुआत की और कहा कि तुम्हारे पिता कोलकाता में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमें तुम वापस जाने दो, हम उन्हें कुछ समय में वापस काबुल भेज देंगे।
तो अकबर ने कहा कि हाँ तुम जाओ, मैंने कब कहा कि तुम जा नहीं सकते हो, है ना। काबुल से लेकर जलालाबाद तक लगभग 200 मील लंबा रास्ता है। इसने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, पर एक आम अफगान व्यक्ति अगर तुम्हें रोकेगा तो मैं उसे भी नहीं रोकूंगा। जो तुमने यहाँ पर 2 सालों में गेम खेली वो आम लोगों को पसंद नहीं आई। तो एल्फिनस्टोन ने कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए हम पैसे भी दे देंगे। बोला और क्या दोगे? बोला वेपन्स भी दे देंगे, बोला हमारे पास जो हैं। तो फिर इस समय पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 हज़ार ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली थी जो अफ़गानिस्तान में 2 सालों से रह रहे थे। तो ऑब्वियसली कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे, पर काफ़ी गोरे सोल्जर्स भी थे काफ़ी ज़्यादा। तो एल्फिनस्टोन ने सेफ पैसेज की मांग की अकबर से कि हमें सेफ पैसेज दे दो। फिर वो लगभग 1841 के एंड में और 42 के स्टार्टिंग की बात है ये, कि वो लोग काबुल से निकले सेफ पैसेज मांगने के बाद। और फिर दिसंबर जनवरी के पीरियड के आसपास की बात थी ये। तो ये लोग काबुल से जलालाबाद की तरफ आए। जलालाबाद में यहाँ पर इनका ब्रिटिश आर्मी का एक कैंप था। तो ये पहाड़ियों के बीच था ये कैंप। और 2 दिनों का ट्रैक किया इन लोगों ने, जो ये चल के आ रहे थे काबुल से। तीसरे दिन के ट्रैक के समय पर सडनली इनके ऊपर अटैक हुआ, ब्रिटिश कंटिजेंट के ऊपर अटैक हुआ। और ये अटैक इनके ऊपर इनके वेपन से ही हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपने आधे से ज़्यादा वेपन्स जो है वो सरेंडर किए थे अफ़गानों के वहाँ पर। उसके बाद जाके तो इनको सेफ पैसेज मिला था वेपन सरेंडर करने के बाद। तो जब ये लोग खाइबर पास को क्रॉस कर रहे थे, तो लगभग खाइबर पास को क्रॉस करके जो है सिर्फ एंड में एक ही ब्रिटिशर पहुंच पाता है। तो आप इन लोगों की सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, है ना। ऑकलैंड भी कुछ नहीं कर पाया, मतलब 15-16 हज़ार लोगों में से सिर्फ एक आदमी जिंदा पहुंचा एंड में, और ऑकलैंड इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ पे पंजाब में दुख का माहौल था, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से रिट्रीट किया था रंजीत सिंह ने, उसके बाद कुछ समय बाद ही रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से पंजाब से कोई मदद भी नहीं पहुंच पाई थी जब ब्रिटिशर्स रिट्रीट कर रहे थे। तो यानी कि जब ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रंजीत सिंह की, उस समय तक रंजीत सिंह नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पॉसिबिलिटी अब ये थी कि साथ में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ पर पंजाब में गृह युद्ध भी हो चला था पावर को लेकर के। तो साथ में अफ़गानिस्तान का में हार का जो गुस्सा था, फिर ब्रिटिशर्स जो है वो सिंध पर उतारेंगे और सिंध के रूलर्स को ये सब्सिडरी अलायंस साइन करने को कहेंगे। तो अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की पिटाई हुई, इसका बदला वो सिंध से लेंगे। जैसे कि एक आदमी ऑफिस के झगड़े की वजह से घर में आकर के अपनी बीवी को पीटता है। तो अफ़गानिस्तान का जो स्ट्रगल था वो लगभग 1839 के पीरियड के अराउंड शुरू हुआ था, पर 1842 तक भी कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ऑकलैंड जो था वो बहुत ही इग्नोरेंट और एरोगेंट पर्सन था। इस वजह से वो अफ़गानिस्तान में कुछ खास नहीं कर पाए। और इस अफ़गानिस्तान में हार की वजह से ऑकलैंड को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। फिर नया गवर्नर भेजा गया और नया गवर्नर था एलन बोरो। ओके, एलन बोरो। एलन बोरो को बोला गया कि तुम्हें अफ़गानिस्तान का बदला लेना है। तो नया गवर्नर भेजा गया, इसको बोला गया अफ़गानिस्तान का बदला लेना है। तो कहानी जो अंग्रेज़ हिस्टोरियन लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि एलन बोरो गया और उसने सेकंड अफ़गान बैटल की और उसके बाद अफ़गानों से ट्रीटी की और दोस्त मोहम्मद को अफ़गानिस्तान का राजा अपॉइंट किया। पर क्या आपने ज़िंदगी में कहीं ऐसा युद्ध देखा है जहाँ पर आप अपने दुश्मन को अपने साथ ले जा रहे हो, है ना, फिर दुश्मन के राज्य को आप हरा रहे हो, पर दुश्मन के राज्य को हराने के बाद आप दुश्मन राजा को ही अपॉइंट कर रहे हो, है ना, और फिर वापस आ रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके लिखा हुआ है ना। इन्होंने अपनी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ऑकलैंड की हार का बदला एलन बोरो ने लिया, काबुल को हरा करके और दोस्त मोहम्मद को फिर से रीअपॉइंट करके। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो आप पूरी तरह वेंजर्स में पूरा प्रॉपर बदला लो, है ना, सब कुछ खत्म करो दुश्मनों का। यहाँ पर तो आप कह रहे हो कोई अलग ही कहानी सुना रहे हो कि हमने अपने दुश्मन को ही अपॉइंट किया। तो ऑब्वियसली रीअपॉइंटमेंट तो हुई थी, पर यही रीअपॉइंटमेंट ये इन्होंने इसलिए की थी ताकि अफ़गान्स दोबारा से इनसे लड़े ना।
तो 1842 से 43 के पीरियड के बाद अब ब्रिटिशर्स अफ़गानिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। 1843 में ब्रिटिशर्स सिंध की एनेक्सेशन करेंगे। जो एनेक्सेशन की सिंध को जो है वो अफ़गान वॉर की टेल भी कहा जाता है, टेल ऑफ अफ़गान वॉर। यानी कि जैसे पूरा का पूरा हाथी निकल गया, एंड में आप उसकी पूंछ पकड़ रहे हो और कह रहे हो कि मैंने हाथी का शिकार किया। तो इसके बाद अब अंग्रेज़ों का फोकस पंजाब की तरफ जाएगा, क्योंकि रंजीत सिंह अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1844 से लेकर के 46 तक ये पहली वॉर करेंगे पंजाब के साथ, जिसको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी कहते हैं। और 1848 से 49 में ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर करेंगे, और इस सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ये पंजाब को एनेक्स कर लेंगे। जब ये होगा फिर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया ये लोग कंसोलिडेट कर चुके होंगे। अफ़गानिस्तान अभी भी बचा हुआ था, पर जो भी गवर्नर आता वो उसको कहा जाता कि अफ़गानिस्तान की तरफ नहीं देखना, इधर हमारी बहुत पिटाई हुई है। 1870s के बाद ये फिर से थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के लिए, जब पूरा का पूरा इंडिया ऑलरेडी इनके अंडर कंसोलिडेशन में आ चुका है। 1857 का रिवोल्ट भी हो चुका है, पोजीशन ऑफ वॉइस रॉय भी आ चुकी है। फिर एक वॉइस रॉय था जॉन लॉरेंस नाम का, है ना। इसको 1860 में किसी ने पूछा कि सर पूरा इंडिया कंसोलिडेट हो चुका है, अफ़गानिस्तान बचा है। तो फिर ये बोलता है नहीं नहीं, अफ़गानिस्तान के लिए हमें मास्टरली इनएक्टिव रहना है। ये मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी फॉलो करता है अफ़गानिस्तान के लिए। ये कहता है कि बस चुपचाप शांति से बैठो और उस तरफ मत देखो। फिर उसके बाद में एक और वाइसरॉय आता है जॉन लॉरेंस का नाम का। फिर जॉन लॉरेंस आता है, फिर बाद में एक लिटन करके भी आता है, लिटन 1870s में आएगा। तो ये जो लिटन था, लिटन नाम का बंदा, ये एम्पायर बिल्डर पर्सनैलिटी था। इसने देखा भारत में लोग जो हैं वो गन के साथ, तलवार के साथ घूम रहे हैं, तो इसने फिर आर्म्स एक्ट ला लिया, है ना। होता है ना, आप कहीं एसपी बन के कहीं जाओगे नए इलाके में, तो आप बोलोगे कि यहाँ का राजा तो मैं ही हूँ, है ना, सिर्फ मैं ही गन चलाऊँगा, तुम लोग कैसे गन चला सकते हो। तो ये जो लिटन था, इसने अफ़गानिस्तान के लिए प्राउड रिजर्व की पॉलिसी लाई। ये अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाना चाहता था अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो फिर ये लिटन जो है ये सेकंड अफ़गान वॉर करेगा, और वंस अगेन ब्रिटिशर्स हारेंगे, पर मतलब स्टार्टिंग में हारेंगे थोड़ा बहुत। रीज़न सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर का ये था कि दोबारा से रशिया आ चुका था इधर अफ़गानिस्तान में। रशिया सेंट्रल एशिया की तरफ तभी आता है जब ये यूरोप से डाइवर्ट होता है। रशिया की कहानी ये है कि जब तक इसको ईस्टर्न यूरोप में चीज़ें मिल रही हैं तब ये सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं आएगा। पर 1870s के पीरियड में ऐसा था कि रशिया को ईस्टर्न यूरोप में बैन किया हुआ था। बैन किसने किया था? बैन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, बिस्मार्क ने, यानी कि जर्मनी ने किया हुआ था बैन। तो 1854 में भी बैटल ऑफ क्रीमिया होगी, उस बैटल में भी ब्रिटेन और फ्रांस मिल करके रशिया को हराएंगे। और यहाँ पर अब 1870s में रशिया दोबारा अफ़गानिस्तान की तरफ आएगा। फिर लॉर्ड लिटन को ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रशिया ये सब कर रहा है, तो इस वजह से लॉर्ड लिटन फिर पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लाएगा। तो रशियन फैक्टर हमेशा से रहेगा अफ़गानिस्तान में, आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर करेंगे, ब्रिटिशर्स की पिटाई होगी। पर इस बार ब्रिटिशर्स शुरुआती एक दो जगह पे पिटाई खाएंगे, पर बाद में वो लोग अपने आप को कंसोलिडेट कर लेंगे। फिर ये लोग करेंगे ट्रीटी ऑफ गंडमक। ट्रीटी ऑफ गंडमक करेंगे ये अफ़गानिस्तान के साथ। कब करेंगे? 1878 में। इस ट्रीटी के साथ ये अफ़गानिस्तान को बोलेंगे कि हम आप लोगों को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि आप आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारे कहे अनुसार चलाएं। क्योंकि अंग्रेज़ों को सिर्फ रशिया का डर था अफ़गानिस्तान में, बाकी तो इनको उतना कोई इशू नहीं था अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स को लेकर। इस तरह से 1878 में अफ़गानिस्तान एक नॉमिनल पार्ट बन गया ब्रिटिश एम्पायर का। कंप्लीटली तो नहीं बन पाया, पर नॉमिनली बन गया। तो ट्रीटी ऑफ गंडमक के बाद ये बात वैसे अफ़गानों को पसंद नहीं आ रही थी कि ब्रिटिश उनको डोमिनेट कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि अफ़गानिस्तान को ये अपने अकॉर्डिंग चलाएं। तो खैर
नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए फिर फ्यूचर में ब्रिटिश जो है वो ड्यूरेंड लाइन बनाएंगे। आज की डेट में यही ड्यूरेंड लाइन है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री है। इसके बाद जो है ये लोग अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाए रखेंगे अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान के ऊपर। ओके, तो 1807 के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस बना कर रखा अफ़गानिस्तान के ऊपर। 1907 में रशिया और ब्रिटेन ट्रीटी करेंगे आपस में, जिसके बारे में हमने अभी तिब्बत वाले केस में देखा था। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब हम अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली गेम छोड़ेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। हम लोग अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली गेम छोड़ेंगे ईरान और तिब्बत में। हमने देखा कि इन लोगों ने ऐसा जर्मनी की वजह से किया, तो इस वजह से 1907 के बाद कहानी बदलेगी और अफ़गानिस्तान को फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होगी 1914 में, फिर ब्रिटेन की डोमिनेशन जो है उस समय पर अफ़गानिस्तान के ऊपर कमज़ोर हो जाएगी, और क्योंकि ब्रिटेन का फोकस डाइवर्ट हो चुका होगा। जब फिर 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगी, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर रिवोल्ट होगा और अफ़गानी लोग कहेंगे कि हमें किसी भी प्रकार की ब्रिटिश डोमिनेशन नहीं चाहिए। इसको कहते हैं थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर। और हम देखेंगे कि 1919-20 के बाद अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर लगभग 1970s तक ऐसा ही अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंटली रहेगा। उसके बाद फिर से थोड़ी कहानी बदलेगी। अफ़गानिस्तान का जो राजा होगा ज़ाहिर शाह, उसको हटा दिया जाएगा। फिर कम्युनिस्ट पावर में आएंगे, फिर सोवियत यूनियन अटैक करेगी अफ़गानिस्तान के ऊपर। बाद में फिर फ्यूचर में अमेरिका अपनी गेम खेलेगा सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। फिर सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेलेंगे। फिर हम देखेंगे इवेंचुअली तालिबान पावर पर आएंगे। खैर, अलेक्जेंडर बर्न्स भी मारा गया था। शुरुआत में इसने क्लेम किया था कि ये अफ़गानों का दोस्त है, पर अफ़गानों को पता चल गया था कि ये एक स्पाई है। तो इनिशियली जब रेबेलियन हुआ था तो बर्न्स को मारा गया था, उसका सिर काट करके एल्फिनस्टोन के घर के सामने रखा गया था एज अ वार्निंग। इस वार्निंग के थ्रू एल्फिनस्टोन को मैसेज दिया गया था कि तुम लोग अफ़गानिस्तान छोड़ दो। फिर उसके बाद एल्फिनस्टोन ने अकबर से रिक्वेस्ट किया था कि हमें सेफ पैसेज दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को वापस भेज देंगे। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।